हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम एक नया वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम प्री बोर्ड का सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि था आपके 5 मार्क्स के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन मुंबई रीजन का क्वेश्चन पेपर है। 10th क्लास प्री बोर्ड कॉमन पेपर था, बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो पहले हम समझ लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक टावर है ऐसे, और ये एक रास्ता है, ठीक है। तो टावर पर यहाँ पर इस जगह पर ऊपर की ओर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। वो क्या कर रहा है, आपकी जो कार है जो आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। हम मान लेते हैं यहाँ पर आपकी इस तरीके से कार इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या कि वो ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा इस तरीके से, ठीक है। इस कार को देख रहा है तो एक एंगल बन रहा है। तो इस समय कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। फिर वो कार कुछ सेकंड में 6 सेकंड बाद आगे आती है, इस टावर की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, ये एंगल बनता है 60 डिग्री का, ठीक है, ओके। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है पहले समझ लेते हैं कि ये यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन, अगर ये खड़ा है छत पर तो इसके आंखों के से जाने वाली स्ट्रेट लाइन जो ज़मीन से पैरेलल हो, इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो ये रोड और इसकी लाइन, इस लाइन अगर हम आंखें देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पैरेलल हो जाते हैं दोनों। तो ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री होगा, ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एंगल पूरा 60 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हम इसको अभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि वो जो कोई व्यक्ति खड़ा है मैन, वो ए पर है, टावर का जो बेस है वो बी है, कार सी पोजीशन पर है और पहले डी पोजीशन पर थी, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। क्या हम निकाल सकते हैं ये वैल्यू कि कार को टोटल यहाँ तक पहुँचने में, टावर के फुट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो कोशिश करते हैं हम, ठीक है। पहले तो हमें जो वैल्यूज़ दिए हम उसका यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर 30 दिया है और 60 दिया है। हमें टावर की हाइट ये दोनों केसेस में कॉमन है, और यहाँ पर ये BC जो है वो दोनों केसेस में कॉमन है। तो हम यहाँ पर हाइपोटेनस लेंगे क्या? नहीं, हम इन ऐसे वैल्यू लेंगे, ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें ये दोनों आते हो, जैसे AB और BC। अब हमें sin 30 लेंगे तो इसमें हाइपोटेनस आ जाएगा, तो हम tan 30 लेंगे, ठीक है। tan 30 इक्वल्स टू क्या होगा, tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AB अपॉन BD, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा tan 60। tan 60 क्या होगा, AB अपॉन BC। tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ठीक है। अब बहुत बच्चों का कहना है कि सर हमें रेशियोज़ की वैल्यू जो है वो याद नहीं होती, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। ऐसा एक आप ट्रायंगल बना लो जिसके अंदर ये वाला एंगल 30, ये 60 और ये 90 हो, ठीक है। 60 के अपोजिट होगा √3, 30 के अपोजिट होगा 1, और यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसकी मदद से आराम से निकाल सकते हो tan 60 कितना होगा, सॉरी पहले tan 30 देखते हैं। अपोजिट
अपॉन एडजेसेंट इक्वल्स टू 1/√3. ओके, देन tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इक्वल्स टू √3 अपॉन 1. तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए बी के लिए वैल्यू ले लेता हूँ. ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन √3. सिमिलरली यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी सी √3. ठीक है, इतना यहाँ तक समझा. हमने क्या किया, सबसे पहले tan 30 लिया यहाँ से, फिर उसकी वैल्यू रख दी रेशियो की, जो कुछ भी वैल्यू है. और ए बी के केस में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एल एच एस साइड में ए बी लेंगे. क्यों? क्योंकि ए बी कॉमन है दोनों में. ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, पहले वाला ट्रायंगल जो है, इसके अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए बी कॉमन है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर भी ए बी कॉमन है. ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. अब दोनों तरफ ए बी है, बाय इसको दे दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, नाम बाय इक्वेशन 1 एंड 2. क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन √3. ठीक है, अब √3 को हम इस साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा, बी डी इक्वल्स टू 3BC. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 3BC पर बी डी की वैल्यू क्या है, ये पूरा क्या है, बी डी है. ओके, तो मैं इसको एक्सपांड करके लिख सकता हूँ कि BC प्लस CD, बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, फिर BC प्लस CD इक्वल्स टू 3BC, देन CD इक्वल्स टू 3BC माइनस 1BC. देखो ये प्लस पॉजिटिव टर्म है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी. CD इक्वल्स टू 2BC. ठीक है, CD इक्वल्स टू 2BC, देन BC अपॉन CD इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिर्फ ये पता किया रिलेशन BC और CD में. अब यहाँ पर देखो, हमें उन्होंने क्या पूछा कि उसको BC कवर करने के लिए कितना समय लगेगा. तो देखो, अगर उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है, तो BC के लिए कितना लगेगा, BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC इज हाफ ऑफ CD. इट विल टेक 3 सेकंड्स, है कि नहीं. अगर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, तो ये तो उसका आधा ही है. और यूनिफॉर्म स्पीड वे सेम स्पीड से आएगा तो यहाँ 3 सेकंड्स ही लगेंगे. ठीक है, समझ गए. नहीं समझा होगा तो फिर से देखिए वीडियो. अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम. ये उसी का और है. 2 pillars of equal height stand on either side of the roadway which is 80 सेंटीमीटर वाइड. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से 2 पिलर्स है, ये हमारा रोड है, और यहाँ पर 2 पिलर्स है ऐसे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. अब ये क्या करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स द elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pillars and the position of the point. ठीक है, चलो देखते हैं. तो हम ऐसा मानते हैं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री एंगल मान लूँगा और यहाँ पर क्या मान लूँगा, 30 डिग्री एंगल. ठीक है, एक सेकंड. हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये वो पॉइंटर, यहाँ से हम एंगल बनाते हैं. ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया. दोनों टावर्स की हाइट क्या है, सेम है. ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री एंगल, ये हो गया 30 डिग्री एंगल. अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे. तो ये हमारे दोनों एंगल्स आ गए हैं, ये 60 ये 30. अब हमें ये पता करना है कि इस टावर की हाइट कितनी है. तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये है 80 मीटर. तो हम क्या करते हैं, अभी सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किया वैसे ही करेंगे इस बार भी. तो हम यहाँ अगर देखें तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें हमारी हाइट जो है वो बस कॉमन है. ठीक है,
अब यहाँ पर भी टोटल हमें डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया है, तो इसको मैं x मान लूँगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रेशो लेंगे सिमिलरली जैसे हमने पिछली बार लिया था, tan 60। ठीक है, तो tan 60 कितना था हमारा, हमने ऊपर देखा था, देखिए tan 60 था √3 और tan 30 था 1/√3। ठीक है, tan 60 इक्वल्स टू √3/1, tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। मैं ऐसे लिख लेता हूँ इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या होगा फिर, मेरा tan 60 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, इसको CDE। ठीक है, तो AB अपॉन एक्स। ओके, देन tan 30 कितना हो जाएगा फिर, ED अपॉन 80 माइनस एक्स। बट ये क्या है, दोनों AB और ED क्या है, इक्वल है, तो मैं यहाँ पर AB लिख दूँ तो भी चलेगा, या ED लिखूँ, अभी ED लिखता हूँ, फिर बाद में उसको हम चेंज कर लेंगे। अब हम निकालते हैं AB की वैल्यू, क्या आएगी AB की वैल्यू, AB इक्वल्स टू x√3। सिमिलरली ED इक्वल्स टू, अब ये जो टर्म है नीचे की, यहाँ पर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में चले जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, इस तरीके से हो गया। बट अब मैं लिखूँगा यहाँ पर, बट AB इक्वल्स टू ED, देन फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, x√3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अभी √3 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ये x इधर जाकर एडिशन में चला जाएगा, 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, 4x इक्वल्स टू 80, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 20। ठीक है, देन ये मेरा डिस्टेंस हो गया BC, तो मैं यहाँ लिख दूंगा BC इक्वल्स टू 20 एंड CD इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60 मीटर, ये 20 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए, तो AB की वैल्यू मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूँ, tan 60 की मदद से, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB इक्वल्स टू x√3, AB इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ये आ गई मेरी AB की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ पिलर। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझा होगा तो इस वीडियो को फिर से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, अब BPT थ्योरम है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपको पूछा गया, वो भी 5 मार्क के लिए, बहुत सिंपल है। तो पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम states that the line drawn parallel to one side of a triangle and cutting the other two sides divides the other two side in equal proportion। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी एक ट्रायंगल पर उसके थर्ड साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो और वो बाकी दो साइड को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, तो वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, मतलब इनका रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इसको प्रूव करेंगे, पर उसके लिए सबसे पहले फिगर हमने बना लिए यहाँ पे। तो फिगर में देखिए, ये डी जो है ये BC की पैरेलल है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं यहाँ से, पॉइंट E से Q पर और D से P पर। अब ये जो हाइट है, ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए, कौन से दोनों ट्रायंगल के लिए, EQ देखते हैं सबसे पहले हम। EQ हाइट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी। आप बोलोगे इस वाले ट्रायंगल के लिए कैसे, क्योंकि ये बेटा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट कभी भी बाहर आती है। और अल्टीट्यूड या हाइट किसको कहते हैं कि ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो ड्रॉ की जाती है, उसे हम 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है, उसे हम हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं। तो हमें इस लाइन को, इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से ये इसकी EQ जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट है। सिमिलरली जो
DP है, ये इन दो ट्रायंगल्स की हाइट है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे क्यों, तो हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रेशो चाहिए। किसका किसका रेशो चाहिए, इस साइड का रेशो बताना है हमें। AD और BD ये इनका रेशो इक्वल है AE और EC के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले टू प्रूव। ठीक है, प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब गिवन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यही लिखूँगा, गिवन DE पैरेलल टू BC। ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे पहले। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EQ परपेंडिकुलर टू AB एंड DP परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, इस तरीके से। अब प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेते हैं पहले। ADE इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब मैं ये फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर हम बेस क्या ले रहे हैं, AD को बेस ले रहे हैं। हाफ ऑफ AD इनटू हाइट क्या है, EQ। ठीक है, समझ गए इतना। सिमिलरली अब हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, DBE बोल लो आप, DBE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD इंटू ED, BD इंटू EQ सॉरी। अब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो लेने के बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू, हमें रेशियो क्यों लेना है, क्योंकि हमें ये दोनों साइड रेशियो में चाहिए, फिर ये दोनों साइड रेशियो में चाहिए, फिर हम बताएंगे कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पहले ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD इंटू EQ। ओके, हाफ ऑफ BD इंटू EQ। ठीक है, EQ कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, तो क्या आया, AD अपॉन BD। ठीक है, इतना आ गया। सिमिलरली हम इस साइड प्रूव करेंगे, इतना आप लिख लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, इसको दे देंगे हम नंबर 1। ठीक है, इतना प्रूव हो गया। अब हम बचा हुआ प्रूव करते हैं। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऐसे ही प्रूव करेंगे इस साइड के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब हमें इसी का एरिया निकालना है, पर पहले हमने क्या किया था, इसको बेस माना था और इसको हाइट माना था, पर अब हम इसको हाइट मानेंगे DP को, और किसको बेस मानेंगे, AE को बेस मान लेंगे। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC या CED इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, अब हम EC को बेस मान रहे हैं। ठीक है, EC इंटू DP। अब इसका हम रेशो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED। तो इधर देखिए, हाफ इंटू DP इंटू AE, ये पहले वाले का एरिया है, उसके अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DP। ठीक है, DP कैंसिल हो जाएगा, वो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इतना समझ गए, इसको हम दे देंगे नंबर 2। ठीक है, पर अब आपको देखना है एरिया ऑफ ADE, ये दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इतना लिख लो पहले आप, इतना लिख लिया तो मैं इसको रफ करता हूँ, ये वाली टर्म रहने देंगे लास्ट वाली,
बाकी सब हम रफ कर देंगे अब, क्योंकि हमें जगह लगने वाली है थोड़ी। ठीक है, अब देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ये CED। ठीक है, ये CED, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इनका बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन में है। सेम बेस एंड ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये ट्रायंगल है, अगर आप इसको कोई भी हाइट मानो, कोई भी बेस मानो, तो इसका एरिया थोड़ी चेंज होने वाला है। तो आप बोल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अब बाय 1 and 2 आप बोल सकते हैं, इसको दे दो नंबर 3, बाय इक्वेशन 1, 2 and 3 आप क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये क्या हो गया, आपका थ्योरम प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आप कैलकुलेशन में ही गड़बड़ करते हो, तो हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ फिगर बना ली है पहले ही, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the total volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो देखो तीनों का रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर है, मतलब ये कट टू कट एकदम बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं। ओके, देन इसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर और इस कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और इस टोटल सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर, मतलब हाइट भी टोटल मैच हो रही है। यहाँ पर वो बॉटम से लेके ऊपर तक हमारा जो है सॉलिड शेप आ रहा है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसको सिलेंडर के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे सॉलिड शेप का, फिर हम सिलेंडर का, पहले सिलेंडर का निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिख लो क्या क्या दिया गया है। H1 मतलब हाइट सिलेंडर के लिए कितनी है, 180 सेंटीमीटर। H2 हाइट कोन के लिए कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद रेडियस सभी के लिए कॉमन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट करके हम आसानी से कर सकते हैं, पर हम ऐसे ही करते हैं अभी इसको। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, 3600 इंटू हाइट है 180। ओके, अब इन दोनों का वॉल्यूम हम निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे पहले, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज़ क्या आएगी सारी यहाँ पर सेम आएगी, सिर्फ एच जो है हमारा 120 आएगा यहाँ पर। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3600 इंटू 120। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका वॉल्यूम, कोन का। अब हमें
स्फीयर का भी वॉल्यूम निकालना है और हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों वॉल्यूम ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो हम स्फीयर का निकालते हैं वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का, सॉरी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 22/7 इंटू 2/3 इंटू 3600 इंटू 60। ओके, तो अब हम इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसको पहले ऐड कर लेंगे या फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, सीधा सीधा सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर उसको ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 22 इंटू 3600 इंटू 180, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से 14256,000/7 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 22, इस 3 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं साइड में। 22 इंटू 2 इंटू 3600 इंटू 20 इक्वल्स टू 3168,000 इक्वल्स टू /7, भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करते हैं हम। 22 इंटू 3600 इंटू 40, सेम आ रहा है ये भी 3168,000/7। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ मैं ऐसे ही रखता हूँ और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी इस फार्मूलाज में मिटा देता हूँ, इतना आपको लिख लेना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या बोला हमें, वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब मैं वैल्यूज रख देता हूँ यहाँ पर 14256,000/7 माइनस, अब यहाँ पर यही 2 बार है 68,000/7 प्लस 3168,000/7। अब देखो 7 से हम सब अगर उसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आने के चांसेस है, तो उसको लास्ट में ही डिवाइड करना है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं 14256,000 एज इट इज़। अब हम इसको ऐड कर लेंगे 3168,000 इंटू 2 कर लेंगे माइनस 6336,000/7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा देखो, सब्ट्रैक्ट करके 14256,000 माइनस 6336,000, आपका आंसर आ जाता है 7920,000/7। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1131,428.57 अप्रॉक्स जाता है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। अगर आपको इसको मीटर में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 zeros, 6 पॉइंट डेसिमल को इस तरफ 6 डिजिट इधर लेना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ओके,
नहीं समझा तो वीडियो फिर से देखो। और मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से किया है, मैं यहाँ पर ही डायरेक्ट रख कर और कॉमन लेकर कर सकता था। इसकी मैं दूसरी मेथड भी आपको आसानी से बता देता हूँ, अगर वो आपको इजी लगेगी, अगर आप कर पाओ तो अच्छा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली फार्मूलाज रख देंगे। जैसे क्या फार्मूला रखने हैं मैं बता देता हूँ। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू लिखना है, यहाँ पर H1 लिखना है, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ पर देखें तो पाई आर स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर H कितना है, H1 180 माइनस 1/3, H2 कितना है 120 माइनस 2/3, ओके। R कितना है 60, इसको 20 ये कर दो, 3 से इसको कर दो 40, क्या बचता है पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 100, ओके। अब इस तरीके से भी आप सॉल्व करके देख सकते हो कि करेक्ट आंसर आता है या नहीं आता। माइनस 40 हो जाएगा, ये माइनस 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, ठीक है। 80 सब्ट्रैक्ट किया ये। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि एक बार करेक्ट आंसर आता है कि नहीं आता। 22/7 इंटू 3600 इंटू 100, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमारी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वही आंसर आता है कि नहीं आता। इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है। मेरा आंसर आ जाएगा 7920,000/7। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1131,428,57, जो पिछली बार आया था वही। तो आपको देखो यहाँ पर तो 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप फिर से, ये आपका है सेंटीमीटर क्यूब में, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो मीटर क्यूब में तो ये आ जाएगा इस तरीके से मीटर क्यूब। अब आप बोलोगे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने पर 6 डिजिट इधर क्यों लिए, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, उसके लिए हम 1/100 इंटू 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 इंटू 100, इससे उसको डिवाइड करना पड़ता है। सिमिलरली फिर सेंटीमीटर क्यूब के लिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पर कितने टाइम है, 3 टाइम है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 1/100 भी 3 टाइम आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए 1/100 रेज़ टू क्यूब, इससे हम उसको डिवाइड करेंगे। इनडायरेक्टली 6 डिजिट होते हैं जो हमें इस डेसिमल को फिर लेफ्ट की तरफ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसको, ये क्वेश्चन हो गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन उसका और है और इजी भी है। कैसे इजी है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। दोनों बॉक्स क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब क्यूब है, और दोनों की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्यूब हेमिस्फीयर ऑफ अ डायमीटर ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ क्यूब इज स्कूप्ड। दिस हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप of the second cube surface to form a dome. Find the ratio of the total surface area of the two new solid form. तो देखो क्या किया गया है, इस पहले क्यूब से एक सर्कल जो है यहाँ से निकाला गया है और उसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो इतना जो एरिया है, ये सर्कल है तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये जो आर है, ठीक है, यहाँ से एक पाई आर स्क्वायर कम हो गया इस टोटल एरिया में से, ठीक है। पर ये क्या बन रहा है, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। दो हेमीस्फीयर का एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये पोर्शन तो अंदर है ना, अंदर की तरफ खाली हो गया ना। और सिमिलरली यहाँ पर क्या किया गया, इसको प्लेस किया गया है, तो इसका भी एरिया कितना आएगा, एक्स्ट्रा 2 पाई आर स्क्वायर।
अब इसको कहाँ रखा है, ये पाई आर स्क्वायर पे रखा गया है, मतलब ये जितना कंज्यूम कर रहा है वो पाई आर स्क्वायर है, तो इतना एरिया हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखता हूँ मैं, इधर देख लो। अब इसका एरिया कितना है, 7 स्क्वायर, और कितने फेसेस है, 6 इंटू एरिया का रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन एरिया ऑफ सेकंड क्यूब। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं बहुत बच्चे, इसमें कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखो तो ये जो है 6 इंटू 7 स्क्वायर, ये दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक पाई आर स्क्वायर कम हो गया क्योंकि हमने इसको निकाल लिया, पर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, प्लस माइनस करेंगे, पहले 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये जो एरिया है जिस पर रखा वो कम हो जाएगा, पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप ऊपर के टर्म्स और नीचे के टर्म्स देखो तो ये क्या है, टोटल सेम टर्म है ना, तो कैंसिल हो गया, 1:1 आ जाएगा। 1:1 कैसे आया, मैं फिर से समझाता हूँ। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिंपली आपको आंसर लिखना है 2 मार्क्स के लिए कि एरिया जो है सेम होगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ से हमने एक हेमिस्फीयर निकाला, अब बच्चों को लगेगा कि हेमिस्फीयर निकाला तो एरिया कम होगा, नहीं, हेमिस्फीयर निकालने के बाद वॉल्यूम कम होगा, एरिया बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो इधर देखो, अगर इस तरीके से मान लो फेंसिंग की गई है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक और फेंसिंग करने लगाता हूँ और ये एरिया ओपन कर लेता हूँ, तो अब बताओ यहाँ का जो पेरीमीटर है वो बढ़ा के कम हुआ। पहले पेरीमीटर कितना था, पूरा ये रेक्टेंगल शेप में था, पर मैंने यहाँ से इसको ऐसे एक और पेरीमीटर करने लगाया और ये ओपन कर लिया, तो इस बार ये ओपन स्पेस यहाँ से मैंने हटा दिया, तो क्या हो गया, ये 2 लाइंस जो है यहाँ पर बढ़ गए, मतलब पेरीमीटर बढ़ गया एरिया कम करने के बाद भी। तो सिमिलरली यहाँ पर एरिया जो आपने ऊपर से पोर्शन निकाल लिया, तो ये पोर्शन से वॉल्यूम कम होगा लेकिन एरिया बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका ऐड होगा और ये जो इस पे के सरफेस पे एक सर्कल का एरिया था वो कम होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो सर्कल पर बैठा है हेमिस्फीयर, ये एक सर्कल का एरिया कम हो जाएगा, पर कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐड होगा ना, तो इसलिए इसका रेशियो 1/1 आएगा। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, अब इनका वॉल्यूम अलग अलग आएगा। वॉल्यूम कैसे अलग अलग आएगा देखते हैं, चलिए। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या है, पहले क्यूब के लिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब 7 क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आर कितना है यहाँ पर, तो देखो क्यूब हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल्स टू द साइड ऑफ क्यूब, साइड जितनी इसकी साइड है उतना ही है, तो आर कितना हो जाएगा फिर हमारा 7/2, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है 343 माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बचा हम उसको लिख लेंगे। 343 माइनस 11, ठीक है, 11 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, 77 इंटू 7 539/6। ठीक है, अब इसको 6 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 343 माइनस 89.8। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा, तो हम इसको डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 253.16। क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो निकाल लिया, तो हमने ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया है ऑलरेडी, तो अब हमें इस क्यूब का भी वॉल्यूम पता है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम क्या है, सेम है क्योंकि आइडेंटिकल है,
तो अब हमें क्या करना है, दूसरे क्यूब का निकालने के लिए हमने ये सब्ट्रैक्ट किया ना, इसको सिर्फ ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब इक्वल्स टू 343 प्लस 89.8। सिंपल है, समझ गए, क्योंकि वही तो जो कट किया हमने वही ऐड किया गया है। तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, 432.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत टाइम हो गया, हमने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। शायद कितना टाइम हो गया, हमें 40 मिनट हो गए। इतने 5 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है। ऐसे से एग्ज़ाम में कैसे होगा। चलिए देखते हैं अभी। हाँ, तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए क्या किया है, यही टेबल पहले ही बना लिया, आपको बस कैलकुलेशन करने हैं। कैसे करने हैं देखो, पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F। तो यहाँ पर आपको मीन दिया गया है, मीन कितना है, RS18 है। यहाँ पर कुछ बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कितने चिल्ड्रंस है वो दिया गया है, कितने चिल्ड्रन को कितने से कितने तक पॉकेट मनी मिलता है। 11 से 13 रुपीज़ 7 बच्चों को मिलते हैं। तो हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 11 प्लस 13 अपॉन 2 दैट इज 24 अपॉन 2, यहाँ पर 12 आ गया। सिमिलरली सारे के सारे ऐसे ही है। अब आप इसको समझ सकते हो कि सीधा सीधा 11 13 है, कंटिन्यू साइकिल चल रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू सीरीज़ है। तो इसमें +1 करने के बाद 12 आ रहा है, तो आप सिर्फ 13 + 1 14, 15 + 1 16, 17 + 1 18 इसको आसानी से लिख सकते हो। इतना कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, स्पेसिफिक आंसर अगर दोगे, स्टेप जो कैलकुलेशन के वो चाहिए, आप टेबल ठीक से बनाओ, इस वाले क्वेश्चन में मार्क बिल्कुल मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब FI XI हमें निकालना है। हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ईजी है। FI XI क्या होता है, ये आपका FI है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट यहाँ पर हम FI XI में लिखते हैं। FI XI मैंने निकाल लिया है, 84 84 144 234 20F। अब यहाँ पर देखो, ये फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं, तो हम 20 × F 20F लिख देंगे। अब इसका सब एडिशन कर लेंगे। अब ये 20F यहाँ पर अलग से रहेगा, क्यों, क्योंकि हम इस 20F को इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, ना ही इस 20 को कर सकते, क्योंकि F मल्टीप्लाई में है। ये बेसिक नॉलेज है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो कुछ भी फ्रीक्वेंसीज है सबको ऐड कर लेंगे। इसका समेशन क्या हो जाएगा, 44F। अब 44F क्यों हुआ, क्योंकि ये जो F है ये हम ऐड नहीं कर सकते, तो 44 + F रहेगा ये, ठीक है, 44 + F। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला है, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है। तो लिख दो 18 इक्वल्स टू 752 + 20F अपॉन 44 + F, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 18 × 44 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 18 × 44 क्या आ जाएगा आपका, 792 आ जाएगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें F की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाले टर्म को पूरा का पूरा ब्रैकेट इस तरफ लेकर जाएंगे। 18 इन ब्रैकेट 44 + F इक्वल्स टू 752 + 20F, ठीक है। तो ये 18 × 44 कितना हो जाएगा आपका, 792 + 18F, 18 × F 18F इक्वल्स टू 752 + 20F, ठीक है। अब हम इस वाले 18F को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 2F। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ आंसर। अब 792 को अगर हम 792 को इसी साइड रखेंगे, इस 752 को इस साइड लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 40। अब आप 2 से इस 40 को डिवाइड कर दो, F इक्वल्स टू 20 आ गया आपका। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छे से समझिए, मैंने थोड़ा सा लास्ट में फास्ट समझा है, पर हमने बहुत टाइम लिया क्वेश्चन समझने में। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं समझ आता है तो कमेंट बिल्कुल कीजिए। थैंक यू सो मच। अब जो CCT क्वेश्चन है वो भी मैं पॉसिबली आज या कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।